हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईडीबीआई में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेबस कैसा रहता है, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, बाकी बैंक्स में क्या होता है, आप एग्जाम देते हो, क्लियर करते हो, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड उसके बाद आप डायरेक्टली बैंक में ज्वाइन करते हो। लेकिन आईडीबीआई में ये जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है और फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहता है। इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। क्वांट से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस से टोटल 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। और इसके लिए आपको कंपोजिट टाइम मिलता है, यानी कि 2 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा। एंड इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हो। एंड ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है एंड फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगी। सिलेक्शन होने के बाद आप डायरेक्टली आईडीबीआई बैंक में ज्वाइन नहीं करोगे, आपको पहले PGDBF कोर्स करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आप या तो मणिपाल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करोगे या फिर NITTE में ज्वाइन करोगे, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। एंड ये जो PGDBF का कोर्स होता है, इसमें जो कोर्स फीस रहती है ये टोटल 3.5 लाख की रहती है। इसके अलावा और भी कुछ जैसे एग्जामिनेशन फीस वगैरह रहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह होते हैं, वो भी आपको पे करनी होती है। लेकिन जो एक्चुअल कोर्स फीस, जो टोटल कोर्स फीस होती है, वो 3.5 लाख प्लस GST रहती है। तो ये आपको टोटल पे करना होता है, लेकिन ये आपको एक बार में नहीं पे करना है, ये आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, EMI में पे कर सकते हो। और ये जो होता है कोर्स जो होता है, ये टोटल 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। और ये 3.5 लाख जो मैंने बताया, इसमें आपकी कोर्स फीस इंक्लूडेड रहती है, साथ में इसमें लॉजिंग, बोर्डिंग एंड बाकी जो फीस वगैरह रहती है वो भी इंक्लूडेड रहती है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि वो अगर उनके पास अगर वो खुद से फी पे कर सकते हैं तो फिर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो फिर आईडीबीआई तुरंत आपको लोन दे देती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जब आप ज्वाइन करते हो, जब आपकी क्लासरूम स्टडी चलती रहती है या फिर जब आप आईडीबीआई में इंटर्नशिप करते हो, उस समय भी आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन स्टाइपेंड हालांकि बहुत कम अमाउंट मिलता है। जैसे जो 9 मंथ्स की आपकी क्लासरूम स्टडी रहेगी, उस समय आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। और जब आपकी इंटर्नशिप चलती है बैंक में, यानी कि आईडीबीआई में, ये 3 मंथ्स की इंटर्नशिप रहती है, उस समय आपको मंथली 10,000 रुपीज़ मिलता है। और जब ये आपकी PGDBF कोर्स कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आप डायरेक्टली आईडीबीआई में एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो। और उस समय आपकी बेसिक पे 36,000 रहती है, जैसा कि बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप देखते हो बेसिक पे 36,000 मिलता है। देन DA, HRA एंड बाकी अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स, वो सारे आपको यहाँ मिलते हैं। मतलब आप एज असिस्टेंट मैनेजर आप हो जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो ग्रेड A पोस्ट में। आईडीबीआई बैंक के एक असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी स्लिप मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड वहां पे आप सैलरी स्लिप देख सकते हो। और अगर बात करें, देखिए सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस रहता है, बॉन्ड वगैरह के बारे में, या फिर प्रोबेशन पीरियड कितना सर्व करना होता है, तो देखिए जब आप आईडीबीआई में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आपको 1 ईयर की प्रोबेशन पीरियड सर्व करनी होती है। और अगर बात करें बॉन्ड की, तो हाँ, यहाँ बॉन्ड भी रहता है। आपको 2 लाख की बॉन्ड अमाउंट साइन करनी होती है। 2 लाख का जो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है वो साइन करना होता है। और इसका ड्यूरेशन 3 ईयर्स का रहता है, यानी कि 3 ईयर्स के पहले अगर आप कभी भी आईडीबीआई बैंक छोड़ के जाते हो तो आपको 2 लाख रुपीज़ बैंक को देना होगा। लेकिन देखिए, अगर PGDBF कोर्स के टाइम में आपने बैंक से लोन नहीं लिया था और आपने खुद से पे किया था कोर्स फीस 3.5 लाख रुपीज़ का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज आपने बैंक से लोन लिया था, आईडीबीआई से ही लोन लिया था 3.5 लाख रुपीज़, तो जितना भी लोन का अमाउंट पेंडिंग होगा वो आपको पे करना होगा।
एंड साथ ही साथ 2 लाख रुपीज़ का जो बॉन्ड अमाउंट है वो भी आपको पे करना होगा जब आप अगर आप रिजाइन करना चाहते हो IDBI से। अगर बात करें सिलेबस की, तो जैसे बैंकिंग एग्जाम्स, बाकी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस उसी के जैसा रहता है। सिलेबस की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो आप वहाँ जाके सिलेबस देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी अवेलेबल है, मेमोरी बेस्ड या जिस टाइप के भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। वहाँ आप जाके क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, सारी डिटेल वहाँ आपको मिल जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच के कंफ्यूज रहते हैं कि IDBI अभी प्राइवेटाइज होने वाली है, तो क्या फिर उसमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर जो वैकेंसीज वगैरह निकलती है उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको एग्जाम वगैरह देना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए। और अगर आप जैसे PGDBF कोर्स वगैरह अगर कर भी लेते हो, इसमें अगर कर लेते हो, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि एक तो जब आप IDBI में ज्वाइन करोगे तो सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। बेसिक पे 36,000 रहती है, तो इन हैंड सैलरी 50,000 के अप्रॉक्स बनती है ज्वाइनिंग के बाद, यानी कि 1 साल की आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी, बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वही सारी फैसिलिटीज़ यहाँ भी आपको मिलती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ ये हो जाती है कि थोड़ा अभी प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि परमानेंटली, मतलब कंप्लीटली अगर प्राइवेटाइज हो जाती है IDBI तो फिर फ्यूचर क्या रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस भी होता है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी बहुत दिन से हम लोग बहुत साल से सुन रहे हैं कि IDBI प्राइवेटाइज हो रही है, लेकिन प्राइवेटाइज हुई और इसके शेयर्स अगर बिके भी तो LIC ने परचेज किए हैं। LIC खुद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए इसमें जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो IDBI में, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, रिजर्वेशन वगैरह आप देख लो, या फिर जो सैलरी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है, बेसिक पे, DA, HRE, ये सब जो मिलते हैं, तो ये सब प्राइवेट में तो नहीं मिलते हैं। इस टाइप का जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ये जो पूरा पैटर्न आप देखने को मिल रहा है आपको सिलेक्शन प्रोसेस का, ये सब बाकी बैंक्स में जैसा होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जैसा होता है वैसा ही है। तो कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस एक लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना चाहिए। सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है एंड आपको कुछ पे नहीं करना है। जैसे PGDBF कोर्स के बारे में सोचकर लोग डरते हैं कि इसमें तो खुद से पैसे लगाने होंगे, तो बैंक आपको लोन दे देती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब आप बैंक में ज्वाइन कर लोगे उसके बाद फिर ये जो आपकी मंथली सैलरी आएगी उससे कुछ EMI आपका कटेगा, तो रिकवर हो जाता है। 1 साल या 2 साल में ही वो पूरा अमाउंट रिकवर हो जाएगा। एंड उस बीच में अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, सपोज आप RBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो RBI हो गया, NABARD हो गया, SIDBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप रिजाइन करके जा सकते हो सकता है उस समय आपको बॉन्ड अमाउंट वगैरह थोड़ा देना पड़ेगा। लेकिन आप RBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहां आपकी सैलरी ही जो आपकी एनुअल CTC बनती है 20 लाख 30 लाख रहती है, तो उसके कंपैरिजन में फिर 2-4 लाख कुछ नहीं होंगे, तो आप इजीली पे करके जा सकते हो। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बहुत कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है तो फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको जाना है या फिर नहीं जाना है। एंड इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कमेंट करके बताना कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।